अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स एसओसी 101 का लेक्चर नंबर 29 टू 33 तक कंप्लीट करवाने वाली हूँ। अपडेटेड रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें लेसन नंबर 21 का टाइटल है फैमिली एंड मैरिज इन ट्रांजिशन। अब बेसिकली इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो फैमिलीज़ हैं या जो मतलब उनकी मैरिजेस हो रही हैं फैमिलीज़ में, वो एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ में। इनकी वजह से ट्रेडिशनल फंक्शंस एंड फैमिलीज़ के जो ग्रेजुअली जो है वो टेक ओवर हो रहे हैं इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन है, मीडिया का एजुकेशन है या प्रोफेशनल सर्विसेज वगैरह। और जो फैमिलीज़ हैं वो मतलब लेस इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर रही हैं अपने मेंबर्स पे या अपने जो कंपेनियंस हैं, जो उनके पीर ग्रुप्स हैं उन पे, एक्सटर्नल जो है इन्फ्लुएंस वो काफ़ी हद तक कम है। फर्दर मोर ये कि जो एजुकेशंस इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन का या मीडिया वगैरह का, वो काफ़ी प्रोमिनेंट होते जा रहे हैं। फर्दर मोर इसमें ये डिस्कस किया गया कि फैमिलीज़ आर लूजिंग फंक्शन, लाइक जो फैमिलीज़ हैं उनके जो फंक्शंस हैं वो काफ़ी हद तक मतलब अपनी प्रोबेबिलिटी लूज़ कर रही हैं। लाइक जो चिल्ड्रंस हैं उनके वो, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस आ चुका हुआ है और शिफ्ट वर्ड हो रही है। लाइक जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं या फिर कंजंगुअल फैमिलीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट हो रही हैं। उसके अलावा जो इंडिविजुअल का करियर है, मोबिलिटी है या सोसाइटी में नॉर्म्स वगैरह भी चेंज हो रहे हैं कि नेटवर्किंग इज़ फेडिंग एंड रिप्लेस बाय फ्रेंडशिप एंड सोशल नेटवर्किंग। मतलब कि जो फेस टू फेस है, जो पहली फ्रेंडशिप्स थी वो काफ़ी हद तक जो है सोशल नेटवर्क से रिप्लेस हो चुकी हुई है। उसके अलावा डिक्लाइन ऑफ साइज फैमिलीज़ में अगर हम बात कर लें तो जो मैरिज पैटर्न की वजह से काफ़ी हद तक लाइक डिक्लाइन आ चुका है फैमिलीज़ के साइज़ में। मतलब मॉडर्नाइजेशन आ चुकी है, फर्टेलिटी रेट जो है वो डिक्रीज़ हो गया है मतलब वेरियस फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि मैरिज का डिले हो जाना, लेट मैरिज होना या रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी, मतलब कि जो फैमिली प्लानिंग्स वगैरह का सारा प्रोसेस है उसकी वजह से जो है फैमिली साइज़ भी काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो चुके हुए हैं। उसके अलावा कुछ सिस्टमेटिकल फैमिलीज़ में इशू हैं उसके। और अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर लें तो जो बहुत पार्टनर्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हाउस होल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जैसे कि इनकम है, इनकम राइज करना या फिर बेसिकली डिसीजन मेकिंग करना, मतलब हर चीज़ में वो शेयर एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। उसके अलावा जो पेट्रियार्की है, लाइक जो मैन डोमिनेंस है वो भी अपने डिक्लाइन पर है। मतलब कि अब जो बोथ जेंडर है, मेल एंड फीमेल, वो दोनों मिलकर जो है मॉडर्न सोसाइटी में रन कर रहे हैं अपने घर वगैरह को। अरेंज मैरिजेस जो है वो बेसिकली उसकी भी काफ़ी हद तक इंक्लेशन हो चुकी है, मैरिज पैटर्न जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब कि जो अरेंज मैरिजेस थी उनकी इंक्लेशन शुरू हो चुकी है, पर्सनल चॉइस ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है, वुमेन एम्पावरमेंट आ चुकी हुई है। डाइवोर्स रेट हैव बिन इंक्रीजिंग, इवन कि जो डाइवोर्स रेट है वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, क्योंकि फैक्टर्स जो है जैसे कि इंडिविजुअलिज्म है, इंडिविजुअलिज्म या चेंजिंग मार्शल एक्सपेक्टेशंस, इंक्रीजिंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन, जो उसकी वजह से काफ़ी हद तक जो है वो डाइवोर्स रेट भी बढ़ रहा है। लोन ओल्ड पेरेंट्स फैमिलीज ऑन द इंक्रीज। अब इसकी बात करें तो लाइक वो ओल्ड एज होम्स बन चुके हैं, सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ की बात होगी इसमें, या स्पेशली जो है वो अल्डर जो है वो मोर कॉमन हो चुके हैं। ट्रेडिशनल फैमिलीज़ में जो एजड की केयर है वो इतनी नहीं की जा रही। उसके अलावा अवेयरनेस ऑफ फैमिली वायलेंस हैज़ इंक्रीज, मतलब कि जो फैमिली वायलेंस होता था लाइक वाइफ बीटिंग या चाइल्ड अब्यूजिंग वगैरह, वो सब भी काफ़ी हद तक उसकी अवेयरनेस बढ़ चुकी हुई है। द नंबर ऑफ़ एल्डरली मैरिज एंड री मैरिज इज़ इंक्रीजिंग, मतलब कि जो लाइक दोबारा शादी करने का जो कॉन्सेप्ट था वो भी काफ़ी ज़्यादा हद तक इंक्रीज़ होता जा रहा है। फर्दर हम इसमें बात कर लें तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं लाइक जो फैमिली वायलेंस हाईलाइट किया उसके एड्रेस इश्यूज एड्रेस हो रहे हैं ओवरऑल जिसमें बात की गई है। उसके अलावा मैरिज का जो है री मैरिज की चेंजेस इन पर्सपेक्टिव इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि जो रिलेशनशिप और कंपेनियनशिप है ओल्ड एज में वो ज़्यादा हो रहे हैं। री मैरिजेस कॉमन हो चुकी हुई हैं, मोनोगमी जो है वो प्रिविलेज मॉडल बन चुकी हुई है इंडिविजुअल्स के लिए।
और ये जो ग्लोबलाइजेशन का एरा है इसमें अर्बनाइजेशन और इवॉल्विंग हो रही है, लाइक सोशल नॉर्म्स या फैमिली इंस्टीट्यूशंस जो अब एक्सपीरियंस कर रहे हैं बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स और चैलेंजेस को, और जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं वो भी काफ़ी हद तक एम्पावर हो चुकी हुई हैं और न्यू एम्पावरमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, पर्सनल ग्रोथ्स हो रही हैं। उसके अलावा जो शिफ्ट रिफ्लेक्ट है मतलब कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले जो है कल्चर का, इकोनॉमिक्स है, सोशल फोर्सेस का, वो शेप कर रहा है फैमिलीज़ को, मैरिजेस को, और बेसिकली नेशनल इंटरनेशनल दोनों एस्पेक्ट्स में वो शेप कर रहा है फैमिलीज़ को। चैप्टर नंबर 30 का बेसिक टाइटल है जेंडर और सोशल कंस्ट्रक्शन। अब बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मतलब जो जेंडर की सोशल कंस्ट्रक्शन है वो कैसे मतलब कि एक नेशन को चैलेंज कर रही है डिफरेंट जो है बिहेवियरल एटीट्यूड्स में, लाइक जो वुमेन और मैन है वो बायोलॉजिकली डिफरेंट सेक्सेस है। तो अब ये जो सेक्सेस है साइकोलॉजिकल डिस्टिंक्शंस भी इसमें रेफर होती हैं, मतलब कि बॉडीज़ है ये इनकम्पस करते हैं साइकोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल डिस्पैरिटीज़ को बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। अब यहाँ पे कुछ इसके मेन पर्सपेक्टिव्स हैं जिनको हाईलाइट किया गया है। बेसिकली 3 मेन पर्सपेक्टिव्स हैं इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल है बायोलॉजिकल बेसिस। अब इसमें है क्या कि कुछ लोग लाइक आर्ग्यू करते हैं कि जो मतलब कि ह्यूमन बायोलॉजी है उसके मुताबिक जो उनके स्टेम्स है, लाइक जो उनके रूट्स हैं एक मैन और वुमेन की, वो डिफरेंट है। जैसे उनके हार्मोन्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं या जेनेटिक्स वगैरह हैं, वो दोनों अलग अलग हैं। और उसके अलावा इसका एक पिन पॉइंट ये है कि जो साइकोलॉजिकल ओरिजिन है इन बिहेवियर्स का, लाइक वेरिएशंस का, वो भी इंक्लूसिव है काफ़ी हद तक। सोशल इंटरेक्शन की बात करें तो इसमें जो सोशल इंटरेक्शन है वो एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है शेप करने में ह्यूमन बिहेवियर्स को, और उसके अलावा बायोलॉजिक जो है अप्लाई करने पे जेंडर डिफरेंसेस पे इम्प्लाई दैट बायोलॉजी ऑल्सो कैन नॉट एक्सप्लेन जेंडर डिफरेंसेस। मतलब कि अगर हम बायोलॉजी को अप्लाई कर भी दें उसके बावजूद जो जेंडर डिफरेंसेस है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं हो सकते। सेकेंडली बात की गई है सोशलाइजेशन एंड लर्निंग ऑफ जेंडर रोल्स की। तो इसमें अब जो जेंडर सोशलाइजेशन है उसका प्रोसेस है, लाइक इसमें इंडिविजुअल्स जो वो इंटरलाइज करते हैं सोसाइटल नॉर्म्स को और अपने एक्सपेक्टेशंस को एसोसिएट करते हैं अपने सेक्स के साथ, और जो मतलब ये ओवरऑल प्रोसेस है क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है हमारी आइडेंटिटीज़ में और बिहेवियर्स वगैरह को प्रोमिनेंट करने में। अब सोसाइटी जो है वो डिफ़ाइन करती है एक डिमांड डीम्ड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मेल एंड फीमेल्स को, लाइक एक जो इंडिविजुअल है उसको थॉट के जरिए उसको समझाया जाता है कि जो कल्चरल नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो है मेल या फीमेल्स को रिएक्ट करना होता है। अब जो जेंडर डिफरेंसेस है कल्चर में वो बताते हैं कि लाइक कल्चर में जो जेंडर डिफरेंसेस है और बायोलॉजिकल जो डिफरेंसेस है वो डिटरमिन करते हैं, लाइक कि आपके जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है एक मैन और वुमेन के, वो कल्चर पे भी काफ़ी हद तक आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। अब फर्दर ये कि जिसका थर्ड पॉइंट है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर एंड सेक्स। तो बेसिकली इसमें ये पर्सपेक्टिव है कि जो सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट हैं वो असर्ट करते हैं बोथ सेक्स को, लाइक वो मेल हो या फीमेल हो, जेंडर्स हैं वो सोशली कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं। अब जो जेंडर आइडेंटिटीज़ हैं वो इमर्ज होती हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे जिसे हम परसीव करते हैं लाइक बायोलॉजिकल डिफरेंसेस पे, जो कि शेप करती है हमारे डिस्टिंक्शंस को। उसके अलावा जो थ्योरिस्ट हैं वो रिजेक्ट करते हैं बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स को, मतलब कि वो बायोलॉजिकल जेंडर का जो डिफरेंस है उसको इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते। उसके अलावा वो एम्फसाइज करते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल एंड कल्चर प्रोसेसेस को, लाइक के जो सोशल और कल्चर प्रोसेसेस चल रहे ह्यूमन बिहेवियर आइडेंटिटी के वो उसको ज़्यादा मैटर करते हैं। फर्दर अगर हम इसमें बात कर लें तो कुछ पॉइंट इसमें ऐसे हैं जो कि जेंडर आइडेंटिटी के साथ जो है वो रेफ़र कर रहे हैं, लाइक कि जो जेंडर आइडेंटिटी है वो कंस्ट्रक्ट करती है रिलेशन जो सोशल परसेप्शंस पे जो कि सेक्स की बेस पे डिफरेंस होते हैं। उसके अलावा इसकी जो आइडेंटिटीज़ है उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफरेंसेस हैं जो एसोसिएट होते हैं हमारे बिहेवियर के साथ, और कल्चर और टाइम पीरियड के साथ भी काफ़ी हद तक ये मैटर करते हैं। अब जिसमें कॉन्सेप्ट है मैस्कुलिनिटी का और फेमिनिटी का, सो इसके जो रूट्स हैं वो लाइक जो उसकी बेसिक रूट है वो सोशल अजम्पशंस के साथ है। उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो लाइक स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर है मेल्स एंड फीमेल्स का। अब जो स्टैंडर्ड्स हैं ऐसे वो सब्जेक्ट हैं लाइक के जो यूनिवर्सली इन्फ्लुएंस है, और उसके अलावा जो हमारा कल्चर और जो हमारा सोशलाइजेशन है वो भी काफ़ी हद तक इससे यूनिवर्सली इन्फ्लुएंस है, बट फिर भी
अब बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जो है वो मैटर नहीं करते सब चीज़ों में। और क्रॉस कल्चर की बात कर लें लास्ट पर, तो क्रॉस कल्चर में आप कह लें कि क्रॉस कल्चर एक कंपैरिजन है जो कि रिवेल करता है, कंसेप्टली डिफाइन बेसिकली करता है कि वो इनहेरेंटली फेमिनिन है या मैस्कुलिन क्वालिटीज़ रखता है। अब हमारी सोसाइटी जो है वो मॉडर्नाइज और मसल पावर जो है वो काफ़ी हद तक उसमें लेस सिग्निफिकेंट हो चुका है। वह जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो उसे ख़त्म कर दिया गया, मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन थी जेंडर बेस पे मेल या फीमेल की, उसे काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया गया। और उसके अलावा इसमें है कि जो डिफरेंसेस है वो बायोलॉजिकली तौर पे नहीं बना रहे, और कल्चर और हिस्टोरिकल जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें जो डिफरेंसेस थे उसे भी काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया गया। और जेंडर का जो बेसिस थी उसमें काफ़ी हद तक वेरिएबिलिटी आ चुकी है, मतलब चेंजेस आना शुरू हो चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है ओवर द टाइम। और ये हमारी जो है बेसिकली प्राइमरी सोशल कंस्ट्रक्शन हो रही है। चैप्टर नंबर 31 को डिस्कस कर लें तो इसमें जेंडर सोशलाइजेशन की बात की गया है। बेसिकली जेंडर सोशलाइजेशन जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले कर रही है हमारे बिहेवियर्स को, आइडेंटिटीज़ को जो है शेप करने में। उसके अलावा जो है अपॉर्चुनिटीज़ जो है एक जेंडर बेस उनको शेप करने में। अब जो सोसाइटी है वो इन्फ्लुएंस कर रही है चिल्ड्रंस को असाइन करके डिफरेंट किस्म के कोर्स ऑफ लाइफ, लाइक वो मेल्स और फीमेल्स के कुछ टैक्टिक्स हैं उनके बारे में। और जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं हम लोगों में लाइक जेंडर रोल्स पे, उसको भी काफ़ी हद तक सोशलाइजेशन में रोल प्ले कर रहा है ये सब काम। फैमिलीज़ की बात कर लें फर्दर इसमें, तो फैमिलीज़ का सीन ये है कि जो फैमिलीज़ हैं वो फर्स्ट एजेंट होती हैं किसी भी जेंडर सोशलाइजेशन के लिए। मतलब अगर एक बच्चा पैदा हुआ है तो उसका जो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है कुछ लर्न करने का वो उसकी फैमिली है। वो उसे डिओ इन्फोर्स करती है और जेंडर स्पेसिफिक बिहेवियर्स के बारे में बताती है, कलर्स के बारे में, इवन के जब चाइल्ड बॉर्न होता है। अब जैसे कि अगर किसी के घर में कोई बेबी बॉय है, सो आप लोग लाइक फैमिलीज़ जो हैं वो करेंगी कि जी पिंक कलर यूज़ नहीं करना, डार्क कलर्स यूज़ करें, बॉयज़ वाली हरकतें करें, मेकअप यूज़ नहीं करना। इस किस्म की चीज़ें जो है वो फैमिली सिखाती है। दैट्स मीन्स कि फैमिली जो है वो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन होती है। अब ये जो प्रोसेस है चाइल्ड को इंटरलाइज करने का वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि उसकी बॉर्न के बाद उसकी जेंडर की आइडेंटिटी के बारे में भी। उसके अलावा जो उसके पीर ग्रुप्स हैं लाइक जो हमारा सेकेंडली बेसिक एजेंट होता है उसका सोशलाइजेशन का, अब उसमें वो भी काफ़ी हद तक एक्टिविटीज़ प्ले करते हैं लाइक गेम्स कैसे प्ले करने हैं। उसके अलावा कल्चरल कॉन्सेप्शंस आ जाते हैं कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। फर्दर इसमें जो है स्कूल भी काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट करता है। रोल ऑफ़ फैमिली हम कर चुके हैं, रोल ऑफ़ पीर ग्रुप्स कर चुके हैं। रोल ऑफ़ स्कूलिंग की बात करें हम तो स्कूल ऐसे कंट्रीब्यूट करता है जैसे कि सोशलाइजेशन में, लाइक वो रीइंफोर्स करता है ट्रेडिशनल जेंडर्स को, सब्जेक्ट और एक्टिविटीज़ उन्हें ऐसी देता है जिससे वो उन्हें पता चले कि वो मेल है या फीमेल है। और उसके अलावा मैस मीडिया का जो रोल है वो भी ऐसे है कि परसेप्शन में जेंडर के लाइक वो जेंडर शेप में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करता है कि उस सेक्शुअलाइज रोल उन्हें पता चल जाए। अब स्कूलिंग में बेसिकली अब होता ही है, अगर आप सिंपल एग्जांपल लें तो हमारे जो छोटी क्लासेस के बच्चे, स्पेशली पाकिस्तान की जो स्टडी है उसमें लड़कियों को वो है वो एग्रीकल्चर नहीं पढ़ाया जाता, उन्हें होम इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है, बॉयज़ को एग्रीकल्चर पढ़ाया जाता है। इस तरीके से भी वो काफ़ी हद तक बॉयज़ की और गर्ल्स की पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। मैथ मीडिया भी काफ़ी हद तक इसमें बेसिक रोल प्ले करता है। फर्दर इसमें जेंडर सर्टिफिकेशन की बात करें तो ये रेफ़र करता है जेंडर सर्टिफिकेशन एक ऐसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को, वेल्थ को और प्रिविलेजेस को बिटवीन मैन एंड वुमेन। मतलब कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है और वेल्थ है और प्रिविलेजेस हैं मैन और वुमेन के दरमियान में। हिस्टोरिकली बात करें तो जो जेंडर इक्वालिटीज़ हैं उसकी जो रूट्स हैं वो काफ़ी डीप है। मतलब कि इवन द डिकेड्स अगो, काफ़ी सदियों से ये जो थी डिस्क्रिमिनेशन जेंडर की चलती आ रही है, मेल डोमिनेंस की जो डिस्क्रिमिनेशन थी। सो फर्दर अब ये हुआ कि क्लास डिविजन्स आ गई। उसके अलावा जो है कन्वेंशनल व्यू था वुमेंस को लाइक लेस पे करने का, और जो थे मैन जिन्हें ज़्यादा पे किया जाता था। उसके अलावा जो पोजीशंस थी सोसाइटी में वुमेंस की वो ज़्यादा इतनी हाई नहीं थी, मेंस की ज़्यादा पोजीशन हाई थी।
फर्दर इसमें ये डिस्कस किया है कि जो उनकी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब थी। उसके अलावा जो हाउस होल्ड की चेंजिंग नेचर थी उसमें भी इम्पैक्ट्स आए। और जब राइज़ ऑफ वुमेन शुरू हुआ तो उसमें मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग्स हैं जेंडर के इन्फ्लुएंस को लेके। फर्दर ये डिटरमाइन किया कि क्लास पोजीशंस कैसे हैं मतलब वुमेंस की, और कैसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करें, जैसे कि क्रॉस क्लास हाउस होल्ड या पर्सनल ऑक्यूपेशन आर बीइंग कंसीडर मोर कॉम्प्रिहेंसिवली। अब बेसिकली ये एग्जर्ट हुआ कि जो सोशल क्लास है वो वंस ऑक्यूपेशन पे बेस नहीं करती, मतलब कि निगलेक्ट कर दिया गया कि जो वुमेंस हैं वो सिर्फ हाउस वाइफ्स रहेंगी या वो अनएम्प्लॉयड रहेंगी, उनको भी एम्प्लॉयमेंट्स मिलना शुरू होगी। और ये सारा जो था प्रोसेस सोशलाइजेशन में शुरू हो चुका है। फर्दर बात करें चैप्टर नंबर 32 की, तो इसमें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं जेंडर के इनइक्वालिटीज़ को। अब इसमें है क्या कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो मतलब थ्योरेटिकली तौर पे भी काफ़ी हद तक वैरी करती है सोशोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। अब जो फंक्शनलिस्ट की थ्योरी थी वो एक्सप्लेन करते हैं इसको लाइक ये ट्रेडिशनल डिवीजन थी लेबर की, मतलब मैन और वुमेंस के दरमियान में और एक सोशल सर्वाइवर के लिए। और उसके बाद अगर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की बात करें तो वो कहते हैं कि ये जो डिवीज़न थी ये काफ़ी चैलेंजिंग थी। उसके अलावा इसमें कैपिटलिज्म की काफ़ी हद तक असर्टमेंट थी, इंटेंसिफाई किया गया था मेल डोमिनेंस को, और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी हद तक थी। और इंटरैक्शनिस्ट एक्सप्लेन करते हैं इसको, जैसे कि हाईलाइट करते हैं वो रोल ऑफ कल्चर को ट्रांसमिशन करने में, लाइक प्रीस्ट्रक्चरिंग करने में जेंडर्स के लाइक रोल और नॉर्म्स वगैरह को प्रमोट करने में। उसके अलावा प्रमोशन जो पोटेंशियल चेंजेस वगैरह हैं उन सब चीज़ों के बारे में बात की है। फंक्शनलिस्ट की कॉन्फ्लिक्ट वालों की और जो इंटरैक्शन एक्सप्लेनेशंस हैं। फर्दर फेमिनिज्म की बात करें तो बेसिकली वो इमर्ज करना चाह रहे थे मेल्स वुमेंस को इस तरीके से लाइक सोशल इक्वालिटी के तौर पर उन्हें इमर्ज करना चाह रहे थे। पैट्रियार्की के सिस्टम को ख़त्म करना चाह रहे थे, जो उनके फंडामेंटल लाइक सोर्सेज थे अनइक्वालिटी के चैलेंज करने के, ट्रेडिशंस को उन सब को ख़त्म करना का बेसिकली फेमिनिज्म का मेन मकसद ही ये था। फर्दर ये कि वो सेक्सुअल वायलेंस को भी काफ़ी हद तक इसमें ख़त्म कर चुके थे। और उसके अलावा जो था डिस्पाइट अपोजिशंस फ्रॉम दोज हु फियर डिस्ट्रीब्यूट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट नॉर्म, लाइक नॉर्म्स वगैरह के भी इसमें काफ़ी हद तक है। लाइक फीमेल्स को पहले उनकी वैल्यूज़ नहीं मिल रही थी मोरालिटी के तौर पे, एथिसिटी कुछ मतलब कि फ़ीमेल्स के लिए नहीं अवेलेबल था। तो फेमिनिज्म के बाद ये सारी चीज़ें उनके लिए अवेलेबल होना शुरू हो चुकी थी। फर्दर ये हुआ कि इसके जब प्रोग्रेस स्टार्ट हुआ तो इसमें कल्चर शिफ्ट आना शुरू हुई, वुमेंस का इंक्रीज होना शुरू हुआ, पार्टिसिपेशन वेरियस फील्ड्स में, जैसे कि वेरियस फील्ड्स हैं। उसके अलावा फैमिलीज़ के काफ़ी ज़्यादा बेसिक आइडियाज़ थे। इंपॉर्टेंस ऑफ चेंज है, एक्सपेंडिंग ह्यूमन चॉइस, एलिमिनेटिंग जेंडर सर्टिफिकेशंस के बारे में बात की गई। सेक्सुअल वायलेंस की बात की जो मैंने आपको पहले बताया। उसके अलावा जो था सेक्सुअल ऑटोनॉमी को प्रमोट किया गया, मतलब कि उन्हें डिफरेंट फील्ड्स में काम करने के लिए भी मतलब ऑफ़र की गई। उसके अलावा उनको अपने लाइक कंट्रोल ऑफ बर्थ भी, लाइक उन्हें पहले ना तो राइट ऑफ वोट था और ना उन्हें था कि वो अपनी मतलब के रिप्रोडक्शन पे कोई कंट्रोल कर सके। तो जो फेमिनिज्म के बाद उनको इस पे भी काफ़ी ज़्यादा हद तक किया गया है कि वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अपना कंट्रोल कर सकती हैं। ऑपोजिशन टू फेमिनिज्म की फर्दर इसमें बात करें तो वो इस तरीके से हुआ, लाइक जो था इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि जो नॉर्म्स हैं उससे डिस्ट्रप्शन की गई। उसके अलावा फेमिनिज्म को एक सब्सटेंशियल प्रोग्रेस बना दिया गया, मतलब जेंडर इनइक्वालिटी को लीगल रिफॉर्म्स ने दी गई, कल्चरल शिफ्ट आना शुरू हो गया। उसके अलावा जो वुमेंस की इंक्रीजमेंट थी ऑपोजिशन ने कहा कि ये बेटर नहीं है। फर्दर बात करें तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन और टेक्नोलॉजी ने मतलब रीशेप करना शुरू किया वर्क को, उसके अलावा रिप्रोडक्टिव कंट्रोल वगैरह को अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हुई वुमेंस के लिए मेंस के लिए, तो वो दोनों इक्वल होते गए। एडवांसमेंट जो थी वर्क प्लेस में वो काफ़ी हद तक जो थी वो बढ़ चुकी थी। सेक्सुअल हरासमेंट जो था वो काफ़ी कम हो चुका था, और जो वुमेंस की पोजीशन थी वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। पॉजिटिव चेंजेस आ रहे थे वुमेंस पॉलिटिक्स में या हर जगह पे वो पार्टिसिपेट करना शुरू हो चुकी हुई थी। बेसिकली इस पूरे चैप्टर में बताया गया है किस तरीके से मतलब जो जेंडर डिफ्रेंशिएशन थी वो ख़त्म हुई, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हुई, किस तरीके से वुमेंस ने जो था अपनी आवाज़ राइज़ की, और एंड ऑल दैट उसके बाद उनको उनके राइट्स मिलना स्टार्ट हुए।
चैप्टर नंबर 33 का बेसिक टाइटल है फंक्शंस ऑफ स्कूलिंग है। बेसिकली इसमें डिस्कस ये कर रहे हैं कि जो एजुकेशन है वो किस तरीके से क्रूशियल रोल प्ले कर रही है सोशल इंस्टीट्यूशंस को ट्रांसमिट करने में, नॉलेज को, कल्चरल नॉर्म्स को और वैल्यूज़ वगैरह को विद इन सोसाइटी। अब स्ट्रक्चरल फंक्शन जो थे वो एनालिसिस करते हैं, इसका हाईलाइट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जैसे कि सोशलाइजेशन है, कल्चरल इनोवेशन है, सारे पॉइंट्स फर्दर दिए हुए हैं। सोशलाइजेशन की बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो कहते हैं कि जो एजुकेशन है उसने रिप्लेस कर दिया है इनफॉर्मल ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज को एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के साथ। मतलब जो टीचर्स हैं वो स्पेशली ट्रेन कर रहे हैं और उसके अलावा कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ बन रही हैं और ये प्रोवाइड कर रही है बेसिक स्किल्स और वैल्यूज़ जो कि एडल्ट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल्चरल इनोवेशन की बात कर लें तो जो स्कूल्स हैं वो स्टिमुलेट कर रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग को, उसके अलावा इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी स्टार्ट हो चुकी है, फोस्टर कर रहे हैं वो डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज़ को, रिसर्च कर रहे हैं रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जो कि कंट्रीब्यूट कर रही हैं सोसाइटल एडवांसमेंट में। उसके अलावा वो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव कर रहे हैं। सोशल चेंजेस आगे नेक्स्ट इसका पॉइंट तो उसमें है कि जो एजुकेशन है वो कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, मतलब कि वो सोशल चेंजेस को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जो ट्रेडिशनल एटीट्यूड्स है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं, माइंड जो थे वो काफ़ी हद तक अब ओपन हो चुके हैं, ओपन माइंड यूथ हो चुकी हुई है, न्यू आइडियाज़ जो है वो यूथ एक्सेप्ट करना शुरू कर चुकी हुई है। सोशल इंटीग्रेशन में उन्होंने डिस्कस ये किया है कि जो स्कूल है वो हेल्प कर रहे हैं कल्चरली यूनिफाई करने के, उसके अलावा डाइवर्स पॉपुलेशंस जो हैं वो टीच कर रही हैं कॉमन लैंग्वेजेस को, एक बिल्डिंग सेंस की भी सेंस आ चुकी हुई है बिल्डिंग की, और उसके अलावा नेशनल आइडेंटिटी की सेंस आ चुकी है और क्रूशियल जो है वो नेशन काफ़ी हद तक क्रूशियल रोल प्ले कर रही है सोशल डाइवर्सिटी में। सोशल प्लेसमेंट जो है इसका नेक्स्ट पॉइंट, उसमें अगर हम लोग बात करें तो एजुकेशन जो है वो आइडेंटिफाई करती है स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को, उनके एप्टीट्यूड्स को, फिर उन्हें एवेल्यूएट करती है उनके परफॉर्मेंसेस को, लाइक उन्होंने क्या कैसे अचीव किया और ओवरऑल उनका जो सीन है काम सारा इसमें वो करते हैं, लाइक जो उनके अचीवमेंट्स हैं, उनके गोल्स हैं। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग इन इनइक्वालिटीज़, तो इसमें जो स्कूल्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनइक्वालिटीज़ को, लाइक वो डिफरेंट किस्म के लर्निंग प्रोसेसेस उन्होंने स्टार्ट किए हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए। जेंडर इनइक्वालिटी को काफ़ी हद तक प्रमोट किया जा रहा है, मतलब कि उन्हें बताया जा रहा है कि बॉयज़ और गर्ल्स आर इक्वल, उनमें मतलब कि कोई भी लाइक अनइक्वल किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखेगी। स्कूल ट्रैकिंग में वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लाइक प्रैक्टिस कर रहे हैं ट्रैकिंग करने की। बेसिकली इसमें वो स्टूडेंट्स को मैच करते हैं अप्रोप्रिएट लेवल्स पे लर्निंग के, उनकी सोशल बैकग्राउंड्स से ज़्यादा उनकी एप्टीट्यूड्स को मेजर करते हैं। उसके अलावा जो उनकी सिग्रेशन और उनकी अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी मतलब इतना मैटर नहीं कर रहे। बेसिकली वो उनका बैकग्राउंड नहीं देख रहे कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो देख रहे हैं कि उनकी एबिलिटी क्या है। क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेशन की बात करें तो ये ट्रांसमिटिंग नॉलेज कह सकते हैं आप इसको। उसके अलावा जो स्कूल्स हैं वो सर्व कर रहे हैं एक सर्टिफाइंग इंस्टीट्यूशन के तौर पर, एजुकेशनल लेवल उनके काफ़ी हद तक अच्छे हो चुके हैं, एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो अच्छी हो चुकी है और एक स्टैंडर्ड का स्कूल बेसिकली फॉर्म हो चुका है। और अदर लेटेंट फंक्शंस की बात कर लें तो जो स्कूल्स हैं वो चाइल्ड केयर बर्डन का भी मतलब काफ़ी हद तक ख्याल कर रहे हैं। उसके अलावा सोशल नेटवर्क्स जो हैं वो बन रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट स्टेबलाइज की जा रही है और यूथ को इंगेज किया जा रहा है इन सब कामों में। अब बेसिक इसके कंक्लूजन पर आए तो जो एजुकेशन है वो मल्टी फैक्टेड इंस्टीट्यूशन है जो कि काफ़ी किस्म के फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, जैसे कि नॉलेज के, कल्चरल इनोवेशन के, सोशल चेंजेस के, इंटीग्रेशन के, और उसके अलावा ये एक सिग्निफिकेंट मार्क दे रही है प्रमोट करने में इक्वालिटी को और एडवांसमेंट को, और रिफ्लेक्ट कर रही है ये सोशल इनइक्वालिटीज़ को, मतलब कि उन्हें हमें बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। और फर्दर ये एक डायनामिक और एक कॉम्प्लेक्स रोल प्ले कर रही है शेप करने में एजुकेशन सिस्टम को, और उसके अलावा ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है मैन और वुमेंस के लिए इक्वली।